गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो न्यूज़ है, जो सिलेबस है, जो डेट है, वो आपको बता दी गई है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आप स्टार्ट कर दीजिए। एंड आपको जो नोट्स हैं ओल्ड चैप्टर के वो भी मैंने सेंड करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स आए थे इनका पुराना वर्क कंप्लीट नहीं था, तो उनको वो वर्क कंप्लीट करने के लिए मैंने नोट्स सेंड कर दिए हैं। आप अपना वर्क करना भी स्टार्ट कर दीजिए। देन कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे और आपको कुछ होमवर्क दिया गया था। कुछ बच्चों ने होमवर्क करके भी दिखाया है, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं करके दिखाया है या जिन बच्चों ने कल की वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है वो जा करके उसे देख लें, क्योंकि हो सकता है स्पेशल केसेस में से ही कुछ केसेस जो हैं, कुछ रिएक्शंस वो आपकी पूछी जाए, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में। आज का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है मॉलिक्यूलर एंड आयनिक रिएक्शंस तो आपने पढ़ी होंगी कि रिएक्शन क्या होती है। अगर किसी को डाउट है कि व्हाट आर दी रिएक्शंस, तो बस वो इतना याद रखें कि रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्टिंग बिटवीन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब कोई दो अभिकारक या दो पदार्थ आपस में एक दूसरे के साथ कुछ अभिक्रिया करके, कुछ प्रक्रिया करके एक नए प्रकार का उत्पाद बनाते हैं, एक नए प्रकार का यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही अभिक्रिया कहा जाता है। इंग्लिश में अगर इजीली समझना है तो बस इतना कि हमारे जो कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्ट करके, रिएक्ट करके कुछ एक नया कंपाउंड बनाएं, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें चेंज करके एक नया प्रोडक्ट दें, तो उस प्रोसेस को ही हम रिएक्शन कहते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा रिएक्शंस में दो तरह की रिएक्शंस, एक फिजिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मैं उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा। मैं आता हूं यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर एंड आयनिक रिएक्शन से मतलब क्या है। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब है कि जब आप एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जब आप कोई रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते हैं, तो उस अभिक्रिया में अगर आपके अणु भाग ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको आप जब दर्शाएंगे तो उसको कहा जाएगा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि आणविक अभिक्रिया। लेकिन उसी अभिक्रिया में मान लीजिए अणुओं के स्थान पर कोई आयन भाग ले रहा है, यानी कि कोई आयन पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर आपने क्या किया, मॉलिक्यूल को उसके आयन में सेपरेट करके लिख दिया, अपने अणु को उसके आयन में क्या कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया, और उसके आयनों के द्वारा आपने अभिक्रिया को दर्शाया। तो उस वजह से जो अभिक्रिया होगी वो आणविक अभिक्रिया ना कहला करके आयनिक अभिक्रिया, यानी कि जो रिएक्शन होगी वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन ना हो करके आयनिक रिएक्शन कहलाएगी। अब देखिए कह रहे हैं द रिएक्शन अकरिंग बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग टू वेज। आप दो तरह से आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो रिएक्शन होती है उन्हें शो कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब कि जब एक मेटल और एक नॉन मेटल, जब एक धातु और एक अधातु आपस में कोई कंपाउंड बनाती है, कोई यौगिक बनाती है, तो वो आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन देने की, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, जिसकी वजह से मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। और जो नॉन मेटल होते हैं, जो हमारे अधातु होते हैं, उनकी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर KCl का ले लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम है, ये क्या करेगा, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो पोटेशियम पर चार्ज कितना होगा, +1। Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Cl पर चार्ज कितना होगा, -1। और इस तरह के कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो रिएक्शंस होती हैं उनको आप दो तरह से शो कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कि जब आप जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद है उन्हें उनके आणविक सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं, तो जो अभिक्रिया होगी आपकी वो आणविक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, 2FeCl3 + SnCl2 gives 2FeCl2 + SnCl4। यहाँ पर ये जो आपका फेरिक क्लोराइड है और स्टेनस क्लोराइड है, ये यहाँ पर फेरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर ये FeCl3 का एक अणु है, SnCl2 एक अणु है, मतलब मॉलिक्यूल हैं दोनों। उसी तरह से FeCl2 और SnCl4 ये भी दोनों क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपने जो केमिकल रिएक्शन शो करी वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, यानी कि अणुओं के रूप में दर्शाई है। तो ये है आपकी आणविक अभिक्रिया या फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शन।
अब इसी रिएक्शन में जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि FeCl3 आपका आयनिक कंपाउंड है, SnCl2 आपका आयनिक कंपाउंड है, तो इसको इसके आयंस में सेपरेट करने के बाद अगर यही केमिकल रिएक्शन आप लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए सेम रिएक्शन को यहाँ पर हमने देखिए जो FeCl3 था इसके 2 मोल हमने यूज़ करे थे, जब इसको ब्रेक करेंगे तो Fe ब्रेक होगा Fe3+ में। क्यों? Fe का एक एटम है, 3 क्लोरीन को इसने कितने 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे भाई, हर एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो Fe से कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो Fe एटम पर कितना 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पर, तो Fe के कितने एटम होंगे 2, तो ये आ गया 2Fe3+। Cl3 और यहाँ पर 2, तो 3 2 ज़ा 6, तो क्लोरीन के कितने आयन होंगे 6, हर क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज, तो 6Cl- आ गए यहाँ पर। और Fe से भी तो देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 इलेक्ट्रॉन गए और क्लोरीन पर 6 इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो FeCl3 को हमने ब्रेक कर दिया 2Fe और 6Cl- में। उसी तरह से जो SnCl2 था, जो आपका SnCl2 था प्लस यहाँ पर लिखा होता है SnCl2, तो SnCl2 में जो आपकी स्टेनस है, जो टिन है, वो क्या कर रही है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जिसकी वजह से स्टेन जो आपकी टिन है Sn है उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्लोरीन के कितने एटम थे, 2 क्लोरीन के एटम थे, दोनों पर एक माइनस चार्ज प्रेजेंट है, तो 2Cl-। तो हमने FeCl3 को ब्रेक कर दिया 2Fe3+ प्लस 6Cl- में, एंड SnCl2 को हमने ब्रेक कर दिया Sn2+ प्लस 2Cl- में। और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना था, प्रोडक्ट बना था हमारा FeCl2, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना था 2FeCl2। तो फिर वही चीज़, अब आयरन से कितने क्लोरीन एटम कनेक्टेड हैं, 2 क्लोरीन एटम कनेक्टेड है एक आयरन एटम से, टोटल आयरन एटम कितने 2 आयरन एटम है, तो ये दोनों आयरन एटम मिलकर के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2Fe2+ आ गया, 2 2 ज़ा 4, तो इसके ऊपर से एक आयरन एटम पर 2+ चार्ज होगा क्योंकि एक आयरन एटम ने केवल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं, तो ये 2Fe2+ में ब्रेक हो गया। और Cl कितने हैं 2 2 ज़ा 4, पूरे Cl के 4 परमाणु उपस्थित हैं, देखिए 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4 यानी 2 2 ज़ा 4, तो 4Cl- में। एंड और साथ में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना था SnCl4, तो SnCl4 डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा Sn + 4Cl- में। एक ही Sn परमाणु है, एक ही Sn एटम है, 4 क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, Sn4+ हो गया 4Cl-। तो हमने सेम रिएक्शन अभी जो हमने मॉलिक्यूल फॉर्म में पढ़ी थी, यानी कि आणविक रूप में पढ़ी थी, अब उसी अभिक्रिया को हमने उसके आयनिक रूप में लिख दिया। तो इसी तरह से जो हमारी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, आयनिक अभिक्रिया के रूप में भी लिख सकते हैं, अपनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को आयनिक रिएक्शंस के रूप में भी लिख सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, जो अणु होने चाहिए, वो आयनिक कंपाउंड होने चाहिए, यानी कि आयनिक यौगिक होने चाहिए, तभी तो अपने आयंस में वो ब्रेक होंगे। आयनिक कंपाउंड के अलावा जो दूसरा टाइप होता है हमारे कंपाउंड्स का, होता है कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि सहसंयोजी यौगिक। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं किए जाते, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है, तो उनको हम आयन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। साथ में ये कह रहे हैं कि जब हम एक आयनिक अभिक्रिया लिखते हैं, एक आयनिक रिएक्शन लिखते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको हम आयरन में ब्रेक नहीं करते, क्योंकि वो एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, वो अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे होते। उनका काम वहाँ पर एक क्षारीय माध्यम या अम्लीय माध्यम दर्शाना होता है, या जलीय विलयन बनाना होता है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन बनाना हो, बेसिक नेचर शो करना हो, एसिडिक कैरेक्टर शो करना हो, जिसकी वजह से वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसी वजह से उन पर उपस्थित जो आवेश होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, कोई भी चार्ज नहीं आता है। तो देखिए ऐसे आयंस को इन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी दी गई है, द आयंस विच आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शंस आर कॉल्ड स्पेक्टेटर आयंस। कैसे पहचानेंगे आप कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हुआ, ना ही ऑक्सीकृत हुआ, ना ही अपचयित? अगर उस पर उपस्थित आवेश में कोई परिवर्तन ना आए, यानी कि ना तो इलेक्ट्रॉन बढ़े ना ही इलेक्ट्रॉन कम हो, तो उस अवस्था में आप ये मानेंगे कि ये जो हमारा आयन है, ये इसने क्या किया है, अभिक्रिया में किसी प्रकार से भाग नहीं लिया, और ऐसे आयंस को स्पेक्टेटर आयंस कहा जाता है। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक आयन। दर्शक आयन का मतलब सिर्फ वहाँ पर वो रिएक्शन देख रहा है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है।
क्लियर हो गई ये बात। When a reaction is expressed by expressing the actual ions taking part in the reaction, it is called ionic reaction. और आप जब किसी भी रिएक्शन को इस तरह से एक्सप्रेस करें कि केवल वही आयन आप शो करें जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, और उसके बाद आप अपनी आयनिक रिएक्शन लिखें, आप अपनी रिएक्शन लिखें, तो ऐसी रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन कहा जाएगा। यानी कि अभिक्रिया में जब आप सिर्फ उन आयनों को दर्शाएं जिन आयनों ने अभिक्रिया में भाग लिया है, यानी कि आप दर्शक आयनों को ना दर्शाएं, तो उस स्थिति में आपको जो अभिक्रिया प्राप्त होती है उस अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये थे हमारे मॉलिक्यूलर एंड आयनिक रिएक्शंस, आणविक तथा आयनिक अभिक्रियाएं। ये आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि आगे चल करके जब आपको बैलेंसिंग करनी होगी तो एक मेथड आता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो दोनों ही केस में आपको एटम्स के ऊपर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उनको आयन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो वो आपको आना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट मैं जो है हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। देख लीजिए, आणविक तथा आयनिक अभिक्रियाएं। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिकों के बीच होने वाली अभिक्रिया को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले, जब अभिक्रिया करने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके आणविक सूत्रों से प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो भी आपके आयनिक यौगिक किसी भी अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बना रहे हैं, तो उन आयनिक यौगिकों का अगर आप आणविक सूत्र लिख रहे हैं और उसके द्वारा अगर आप अभिक्रिया को दर्शा रहे हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आणविक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि FeCl3 तथा SnCl2 के बीच हमने रिएक्शन कराई और रिएक्शन कराने पर हमें FeCl2 और SnCl4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो हमने केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, जो रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, इसमें इन यौगिकों का आणविक सूत्र उपयोग किया हुआ है। 2FeCl3 plus SnCl2 gives 2FeCl2 plus SnCl4। अब इसी अभिक्रिया को अगर हमें आयनिक रूप में लिखना हो, दूसरा जो रूप होता है उसमें क्या करेंगे, ये जो आयनिक यौगिक हैं इनको इनके आयन्स में तोड़ देंगे। तो उपर्युक्त अभिक्रिया आयनों के बीच हो रही है, जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो आयन्स के बीच में हो रही है, अतः इसमें भाग लेने वाले आयनों से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी अभिक्रिया को आप इसमें जो आयन्स प्रेजेंट हैं उनके यूज़ के थ्रू, उनको उपयोग करके भी आप इसे क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। जैसे FeCl3 को हमने ब्रेक कर दिया Fe3+ और Cl- में। अब Fe के 2 एटम थे तो ये 2Fe3+ हो गया, और Cl के 2 3 6, टोटल 6 एटम थे, 6 परमाणु थे, 6 परमाणु थे, तो ये हो गया 6Cl-। उसी तरह से SnCl2 जो था उसमें Sn का 1 परमाणु था, 1 परमाणु 2 क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो Sn पर 2+ यानी कि 2 धन आवेश आ जाएंगे, और दोनों क्लोरीनों पर 1 ऋण आवेश आ जाएगा। तो SnCl2 को हमने लिख दिया Sn2+ में प्लस 2Cl- में। अभिक्रिया हुई तो जो FeCl2 मिला, FeCl2 को हम क्या लिख सकते हैं, Fe2+ और Cl-। और क्योंकि Fe के 2 एटम थे तो यहाँ पर 2Fe2+ हो जाएगा, और क्लोरीन के 2 2 4 एटम थे तो ये 4Cl- हो जाएगा। अब SnCl4 को इसी तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं Sn4+ में और 4Cl- में। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो हमें मिली 2Fe3+ प्लस 6Cl- प्लस Sn2+ प्लस 2Cl-, 2Fe2+ प्लस 4Cl- प्लस Sn4+ प्लस 4Cl-। ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, आयन के फॉर्म में हमने लिखी हुई है, इसलिए इसको आयनिक रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि अभिक्रिया में कुछ ऐसे आयन्स भी होते हैं जो ना कि ऑक्सीकृत होते हैं ना ही अपचयित होते हैं, यानी कि जिन पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। ऐसे सभी आयनों को दर्शक आयन कहा जाता है, इंग्लिश में स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। आयनिक अभिक्रिया लिखते समय इन आयनों को नहीं लिखा जाता, इसीलिए जब आप आयनिक रिएक्शन लिखेंगे तो आप इसमें जो स्पेक्टेटर आयन्स हैं उन्हें नहीं लिखेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर Fe का 3+ चार्ज था, उसको आपने Fe2+ में यहाँ पर रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। ठीक उसी तरह से Sn पर यहाँ पर 2+ चार्ज है, कम होकर के कितना हो गया, बढ़ करके 4+ चार्ज आ गया। तो यहाँ पर भी चार्ज क्या हुआ है, चेंज हुआ है, आवेश में परिवर्तन हुआ है। लेकिन क्लोरीन परमाणुओं को देखिए, 6 क्लोरीन है लेकिन आवेश -1, 2 क्लोरीन है लेकिन आवेश -1,
4 क्लोरीन है लेकिन आवेश माइनस का 1, और 4 क्लोरीन है आवेश माइनस का 1, तो क्लोरीन पर जो आवेश है वो क्या है, एक समान है। तो एक तरह से ये जो 6Cl और 2Cl दोनों मिलकर के 8Cl माइनस यहाँ पर बनाएंगे, और यहीं पर यहाँ पर 4Cl और 4Cl मिल करके 8Cl माइनस आयन यहाँ पर बना रहे हैं। और मैथ्स में क्या होता है, जब दोनों साइड सेम चीज़ होती है तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो ये 8Cl माइनस है हमारा, ये जो 8Cl माइनस है और इधर 8Cl माइनस, इन दोनों को अगर कैंसिल कर दें तो बचेगा क्या, सिर्फ 2Fe3 प्लस Sn2 प्लस गिव्स 2Fe2 प्लस Sn4 प्लस। और तब ये रिएक्शन जो है वो विदाउट स्पेक्टेटर आयंस, बिना दर्शक आयनों के क्या कहलाएगी, एक शुद्ध आयनिक अभिक्रिया कहलाएगी, जिसे हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आणविक तथा आयनिक अभिक्रियाएं। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो ये है कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं उनमें ये आइडेंटिफाई करना कि रिएक्शन के किस पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और किस भाग में अपचयन हो रहा है। और इन दोनों अभिक्रियाओं को, इन दोनों रिएक्शंस को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना, और उन्हें कहा जाएगा आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अभिक्रियाएं, आयन इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शंस। तो देखिए क्या होता है इसमें, केवल ऑक्सीकरण तथा केवल अपचयन अभिक्रिया आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। पहले मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन उसके बाद इंग्लिश में आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा। इंग्लिश में मैंने यहाँ पर स्पेक्टेटर आयंस का एग्जाम्पल नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, तो उसे देख लेंगे। यहाँ पर मैंने हिंदी में से एक्सप्लेन कर दिया है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ नहीं है तो उसे आप समझ लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो कह क्या रहा है यहाँ पर, जो आयनिक रिएक्शन होती है, जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें किसी एक आयन का अपचयन हो रहा होगा, किसी एक आयन का ऑक्सीकरण हो रहा होगा। तो जब आप इन दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग का मतलब है कि ये एक ही अभिक्रिया में उपस्थित होगा, तभी तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी कि अपचयन एवं ऑक्सीकरण, ये दोनों एक ही अभिक्रिया में उपस्थित होने के कारण ही ये अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाएंगी। लेकिन आप अपनी सहूलियत के लिए, मतलब अपने लिए रिएक्शन को ईजी बनाने के लिए आपने क्या किया, उन दोनों रिएक्शंस को यानी ऑक्सीडेशन पार्ट को, ऑक्सीकरण वाले भाग को अलग लिख लिया और अपचयन वाले भाग को अलग लिख लिया। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। तो वही कह रहा है, केवल ऑक्सीकरण तथा केवल अपचयन अभिक्रिया आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अभिक्रिया को परमाणुओं, आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए कि जैसे आपको Zn का ऑक्सीकरण दिखाना हो, तो Zn का ऑक्सीकरण कैसे दिखाएंगे आप, आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, Zn जो है वो Zn क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, ठीक है, और Zn2+ बना रहा है। वहीं पर क्लोरीन का अपचयन अगर आपको दिखाना हो, क्लोरीन का रिडक्शन दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे, क्लोरीन उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले रहा है, जिसकी वजह से क्लोरीन का क्या होगा, अपचयन। यही तो पढ़ा आपने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु जो होते हैं उनका अपचयन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन दान देने वाले परमाणुओं का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो एक रिएक्शन जैसे आपने अगर लिखी Zn + Cl2, इससे आपको मिलेगा ZnCl2, ये जिंक क्लोराइड आपका बन जाएगा ZnCl2। तो यहाँ पर जिंक क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो Zn जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। वहीं पर अभी Zn पर क्या चार्ज होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लेकिन यहाँ पर Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो 0 से +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं पर Cl2, यहाँ पर इसके पास कितना होगा, 0 चार्ज होगा, लेकिन जैसे ही ये Cl2 यहाँ पर ZnCl2 में कन्वर्ट होगा, तो Cl पर क्या आ जाएगा, -1 का चार्ज आ जाएगा। तो 0 से -1 यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। अब हमने क्या किया है, हमने इस रिएक्शन को अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। Zn को Zn2+ में रिप्रेजेंट कर दिया और उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये हो जाएगी हमारी आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण की। और वहीं पर क्लोरीन Cl2 को 2Cl- में रिप्रेजेंट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो ये हमारी कहलाएगी अपचयन की आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अभिक्रिया। तो इसे ही हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अभिक्रिया या आयन इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन। जब आप किसी रिएक्शन में आयन जो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है उन्हें सेपरेट करके लिख देते हैं। अब इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन हिंदी वाले
भी इस एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को, उसमें आपको जो एग्जाम्पल है वो और अच्छे तरह से समझाया जाएगा। तो हमारा पॉइंट है आयन इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शंस या आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशंस को समझना। कह रहे हैं कि द रिएक्शन विच इन्वॉल्व आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ओनली आर नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन। यानी एक रिडॉक्स रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन वाला पार्ट और एक होता है रिडक्शन वाला पार्ट। तो ये दोनों ही पार्ट, ये दोनों ही भाग अलग अलग सेपरेटली क्या कहलाएंगे? आयन इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शंस। अगर आप ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को शो करेंगे तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन आयन इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन, एंड अगर आप रिडक्शन वाले पार्ट को शो करेंगे तो वो कहलाएगा आयन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल यहाँ से समझ लेते हैं। ये इन्होंने जो रिएक्शन है पहले से ही सेपरेट करके लिख दी है। मैं आपको ये रिएक्शन लिख करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में रिएक्शन है क्या। ये रिएक्शन है Zn प्लस Cl2 के बीच में, और ये बना रहा है ZnCl2। ये बन रहा है Zn और Cl2 मिलकर के ZnCl2 बना रहे हैं। तो जब जिंक जो है वो एक सिंगल परमाणु है, यहाँ पर सिंगल एटम है, और मैंने बताया था कि जब परमाणु अकेला होता है तो उसके ऊपर जो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें ZnCl2 की, तो Zn जो Cl2 के साथ मिला हुआ है, तो Zn क्या कर रहा है? क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Zn के ऊपर चार्ज कितना होगा? +2 होगा। ठीक उसी समय क्लोरीन Cl2 है, क्योंकि ये भी अकेला है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण नंबर भी कितनी होगी? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर होगा 0। लेकिन जैसे ही Cl2 जो है वो यहाँ पर ZnCl2 में कन्वर्ट हुआ, तो Cl2 ने यहाँ पर क्या किया? Zn से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, भाई 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो एक क्लोरीन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा? -1। तो आप ध्यान से देखिए, Zn 0 से +2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर वही दर्शाया गया है Zn का Zn2+, और 2+ चार्ज बढ़ जाने की वजह से इसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने की वजह से इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो Zn का Zn2+ में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एक और पॉइंट है जिससे आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। तो जब किसी परमाणु से या अणु से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। सेकेंड वाली देख लीजिए, Cl2 है, 0 से क्या हो गया? -1, तो ऑक्सीकरण संख्या घट गई, कम हो गई। 0 से -1 हो जाना मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाना, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो ये जो पूरी आपकी रिएक्शन थी, इसमें हमने एक पार्ट जो है Zn से Zn2+ वाला, ये दिखा दिया हाफ रिएक्शन में, और Cl2 के 0 से Cl- वाला हमने पार्ट दिखा दिया रिडक्शन हाफ सेल में। तो ये दोनों रिएक्शन, ये कहलाएगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये कहलाएगी रिडक्शन हाफ सेल। इन्हीं कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन गलत नहीं समझेंगे। इसी तरह से आप जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं उनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का पता लगा करके उन्हें रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी कि अपचयन अर्ध अभिक्रिया एवं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हैं। इसका जो यूज़ है, जब आपको बैलेंसिंग सिखाई जाएगी तब आपको वहाँ पर बताया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।